नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों को ऐतिहासिक और राष्ट्र निर्माण की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण बताया है और उन्होंने कहा कि यह कालखंड आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव रखने वाला स्वर्णिम युग साबित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 11 सालों में भारत ने न सिर्फ आंतरिक विकास में सफलता हासिल की बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी अलग पहचान बनाई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल नेतृत्व में देश ने रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीक, आधारभूत संरचना और डिजिटल क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। उन्होंने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और स्वच्छ भारत अभियान जैसे कार्यक्रमों को भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाले कदम बताए। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की दूरदर्शी नीतियों ने देश को संकटों के समय में मजबूती से खड़ा किया और नए अवसरों के द्वार खोले और उन्होंने इस कालखंड को नए भारत के निर्माण की दिशा में निर्णायक और प्रेरणादायक यात्रा करार दिया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं की सराहना करते हुए उन्हें जनकल्याणकारी बताया। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 सालों के नेतृत्व की उपलब्धियों को समर्पित एक विशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। यह कार्यक्रम लखनऊ के बीजेपी कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के प्रमुख विकास कार्यों, उनकी योजनाओं और उनके नेतृत्व में भारत के द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसे कई सारे अभियानों पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों ने देश को आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से नई दिशा दी है और उन्होंने बताया कि इन सालों में देश ने अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है और भारत विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली जो राष्ट्र के रूप में उभरा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि यह प्रदर्शनी सभी नागरिकों के लिए प्रेरणादायक संदेश लेकर आई है। बीजेपी कार्यालय में लगी इस प्रदर्शनी का उद्देश्य जनता को प्रधानमंत्री की उपलब्धियों से अवगत कराना और उनके कार्यों को सम्मानित करना है। यह प्रदर्शनी अगले कुछ दिनों तक जनता के लिए खुली रहेगी, जिससे लोग प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों की यात्रा को करीब से देख सके और उनकी सराहना कर सके। और एक और खबर सामने आ रही, गृह मंत्री अमित शाह का लखनऊ दौरा। 15 जून को लखनऊ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सिपाही भर्ती चयनितों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में बड़ा कार्यक्रम का आयोजन। 6000 अब बात करें तो 60,244 सिपाही पदों पर हुई सीधी भर्ती और नवचयनित सिपाहियों में 12,000 बात करें 12,000 एक जो है 48 महिलाएं भी शामिल है। तो ये जानकारी आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को लखनऊ दौरे पर सिपाही भर्ती चयनितों को नियुक्ति पत्र देंगे। डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। बढ़ते आगे, कानपुर के सजेती थाना क्षेत्र में एक युवक ने पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर फांसी लगा ली और मृतक की पहचान जीतू निषाद के रूप में की गई है, जो गुजरात के सूरत में प्राइवेट नौकरी करता था। जीतू अपनी पत्नी सुमन से विवाद हुआ और उसके बाद वह अपने ससुराल से अपनी पत्नी और बेटियों को लेने गया था। आरोप है कि कोटरा गांव की अस्थायी पुलिस चौकी में पुलिस ने जीतू के साथ अभद्रता की और मारपीट की और उससे 15,000 रुपए वसूल लिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर फॉरेंसिक टीम बुलाकर जांच पड़ताल की। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं घाटमपुर विधायक सरोज कुरेल ने डीसीपी साउथ दीपेंद्र नौत के साथ मौके पर बुलाया और कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। विधायक के हस्तक्षेप के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई। आरोपी दरोगा और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। बढ़ते आगे, अमरोहा के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव दयावली खालसा और धौरिया के बीच स्थित गंगा बांध के किनारे एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ से फंदे से लटका हुआ मिला और शव की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई।
वहीं ग्रामीणों की वहाँ इस दौरान भीड़ भी इकट्ठा हो गई। शव की शिनाख्त 38 वर्षीय अशोक निवासी गांव मोहम्मदपुर के रूप में की गई है। वहीं ग्राम प्रधान गोपाल ने बताया कि ग्रामीणों की नजर सुबह पेड़ से लटकते शव पर पड़ी, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और पता लगाया जा रहा है कि ये हत्या है या आत्महत्या किसी की साजिश के तहत तो इसे अंजाम नहीं दिया गया है। घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है जो हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई। ये मामला जी ये जो मतलब उमेश के बच्चे मतलब यहाँ जो देवता को नहवाने आए तो उन्हें जो वो अपने खेत में ध्यान मतलब ढोरों ने नुकसान कर रहे हैं जैसे तो उन्होंने घूम कर देखा। अब उन्होंने जब घूम कर देखा तो जो ये उन्हें जो नजर पड़ गई वो जो तुरंत गाँव में जो गए भाग कर ढोरिया। अब जो उन्होंने जो सूचना दी उन्होंने अपने घर वालों से कही, उन्होंने कही मुझसे ग्राम प्रधान से मतलब जो फिर जो हम दोनों आए उनके पति में। बढ़ते आगे लखीमपुर खीरी में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया जहां श्रद्धालुओं से भरी एक बस खाई में गिर गई। हादसा शाहजहांपुर रोड के गोकन बरेचा क्षेत्र में उस वक्त हुआ जब बस चालक को अचानक झपकी आ गई, जिससे बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस में सवार 50 से ज्यादा श्रद्धालु सवार थे। इस हादसे में एक महिला की मौत भी हुई है जबकि कई श्रद्धालु घायल हुए। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक टीम ने सभी घायलों को शुरुआती इलाज के बाद शाहजहांपुर से लखीमपुर रेफर किया। घायलों की स्थिति को देखते हुए जिला अस्पताल में अतिरिक्त डॉक्टरों की टीम भी तैनात की गई है। फिलहाल प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है और हादसे की जांच भी शुरू कर दी गई है। तो लखीमपुर से ये खबर आपको बताते चले और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरविंद अवस्थी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ है ये पूरा मामला? हमने जो देखा है आएगा जो जी बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से प्रति वर्ष की तरीके से जो है ये बस यहाँ धौरारा मेथी से गई थी दर्शन करने के लिए, जो है वहाँ से जो है वापस आ रही थी। उसी टाइम जो है सुबह जो है बड़ा हादसा हो गया। जो मंगलवार सुबह ही एक बड़ा हादसा हो गया। मनौना धाम श्रद्धालुओं को लेकर लौट रही थी, एक प्राइवेट बस जो थी अनिश्चित होकर खाई में जा गिरी और हादसा इतना भयंकर था जिसमें कई लोग घायल हो गए और जिसमें एक महिला की ऑन स्पॉट मौत हो गई। बिल्कुल, और कितने लोग घायल हुए, साथ ही साथ उनकी हालत क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से जो वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने जो बताया कि 40 से 42 लोग जो है बस में सवार थे। हाँ। जिसमें करीब 2 दर्जन लोग जो है घायल हैं, जिनको मोहम्मदी सीएससी में लाया गया। मोहम्मदी में जो है डॉक्टर ने हालात गंभीर देखते उनको जिला अस्पताल लखीमपुर भेजा, लेकिन वहाँ भी हालात कुछ की जो है हालत ज्यादा गंभीर देखते उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए जो है डॉक्टर ने रेफर कर दिया। और बाकी जो सीओ मोहम्मदी है वो मौके पर पहुंचे और पुलिस राहत बचाव कार्यों में लग करके और जो अग्नि में जांच कर रही, जांच के बाद जो है जो तथ्य आएंगे हाँ। उससे जो है सीओ ने बताया कि कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, अगर हम बात करें जिनकी मौत हुई है और जो घायल है, क्या इनके लिए किसी तरह की राहत राशि का भी ऐलान प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, जो भी बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी तक जो खबरों के माध्यम से महसूस हुआ, जिस तरीके से लोगों ने बताया कि जो मृतक है एक परिवार की जो महिला है उसी की मौत हुई थी। उस मामले में अभी तक जो है कोई सरकार का आधिकारिक पुष्टि ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि जो है बचाव कार्य में जो है इस तरीके की जो है धनराशि दी जाएगी या जो है इनके परिवार को जो है कुछ आर्थिक सहायता की जाएगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिरी है और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। बढ़ते आगे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और की बात करें तो उसे अधिक मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने पीआरवी 112 की सेवाओं को और अधिक एडवांस बनाने का निर्णय लिया है और इसी क्रम में सोमवार को उन्होंने कुल 22 नए पीआरवी वाहनों को हरी झंडी और जो है दिखाकर रवाना भी किया और ये सभी वाहन शहर के अलग अलग हिस्सों में तैनात किए जाएंगे, जिससे आपात स्थितियों में पुलिस की प्रतिक्रिया समय में तेजी आएगी और आम जनता को जल्द सहायता मिल सकेगी। आधुनिक तकनीक से लैस इन वाहनों को जीपीएस सिस्टम, वायरलेस कम्युनिकेशन और इमरजेंसी उपकरण मौजूद हैं जो पुलिस कर्मियों को हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम बनाएंगे। कमिश्नर अखिल कुमार ने कहा कि पीआरवी 112 कानपुर की सुरक्षा कानून व्यवस्था को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। नए वाहनों के जुड़ने से शहर में सुरक्षा तंत्र और अधिक सशक्त होगा। इस मौके पर पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे जन सुरक्षा की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया और अब नागरिक खुद को पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करेंगे।
112 जो है यूपी पुलिस की एक सबसे सर्वोत्कृष्ट सर्विसेज हैं। उसमें हमारी कुछ गाड़ियां कंडम हुई थी, उसके सापेक्ष हमें 23 न्यू गाड़ियां मिली। आज उनका फ्लैग ऑफ यहाँ पर माननीय आयुक्त महोदय द्वारा, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि क्राइम कंट्रोल में जिस तरह से पहले काम आती थी, ये भी उसी तरह से 112 जो है यूपी पुलिस की एक सबसे सर्वोत्कृष्ट सर्विसेज हैं। उसमें हमारी कुछ गाड़ियां कंडम हुई थी, उसके सापेक्ष हमें 23 न्यू गाड़ियां मिली। आज उनका फ्लैग ऑफ यहाँ पर माननीय आयुक्त महोदय द्वारा, पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा किया गया है। और मैं आशा करता हूँ कि क्राइम कंट्रोल में जिस तरह से पहले काम आती थी, ये भी उसी तरह से 112 जो है यूपी पुलिस। और बढ़ते हैं आगे। कासगंज से खबर सामने आ रही, जहां लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय बनी हुई है। ताजा मामला सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के टाटा गांव का है, जहां दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर पथराव, मारपीट और फायरिंग हुई है। हिंसक झड़प में कई सारे लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत आपसी कहासुनी से हुई, जो देखते ही देखते उग्र रूप ले बैठी। दबंगों ने घर पर हमला बोलते हुए पथराव शुरू कर दिया है। घटना की तस्वीरें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं हमलावरों ने कैमरे को भी तोड़ दिया, जिससे वे अपने कारनामे को छिपा सके। लेकिन तब तक फुटेज रिकॉर्ड हो चुकी थी और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। कुछ आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना दोहराई जा सके। और वहीं हापुड़ से एक खबर सामने आ रही, जहां कोरोना को लेकर अपडेट मिल रही है। और हापुड़ जिले में एक बार फिर कोरोना की दस्तक और जिले में 2 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर। तो हापुड़ से ये खबर आपको बताते चले, जहां कोरोना के 2 नए मरीज मिलने हैं, जिससे हड़कंप मच गया है। और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर। संक्रमित युवक और युवती हाल ही में दिल्ली की यात्रा से लौटे थे, जिसके बाद उनमें कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। दोनों को घर पर आइसोलेट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें निगरानी में जुट गई है और संपर्क में आए लोगों की पहचान भी की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और सावधानी बरतने की अपील की है। और झांसी के थाना नवाबाद क्षेत्र में स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, जबकि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से अवैध असलाहा, कारतूस, 36,250 रुपए नकद और एक मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो स्वाट और स्थानीय पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ और घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी पुलिस ने जब्त की है। और मिर्जापुर के अहरौरा क्षेत्र में स्थित जरगो डैम के पास प्रतिबंध के बावजूद अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया। प्रशासन की रिपोर्ट में बताया गया कि कागजों पर खदान को बंद दिखाया गया है, लेकिन मौके पर 50 मीटर से भी अधिक गहराई तक अवैध खनन किया गया और इस खनन में भारी विस्फोटकों का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे जरगो डैम की संरचना को गंभीर खतरा पैदा हो गया है। विस्फोटकों की ब्लास्टिंग से डैम के टूटने की आशंका भी जताई गई। यह खनन शिव शक्ति इंटरप्राइजेज के नाम पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की रिपोर्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी को भेज दी है और अब इस मामले पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी जांच कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने की बात कही जा रही है। बढ़ते आगे, अलीगढ़ से आरपीएफ पुलिस की दबंगई का एक गंभीर मामला सामने आया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र की बदरबाग कॉलोनी में तैनात आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर धीरज चौधरी पर एक महिला से बदसलूकी और उस पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि धीरज चौधरी सहित आरपीएफ के करीब आधा दर्जन जवान सादी वर्दी में मौके पर पहुंचे थे और महिला के साथ मारपीट और अभद्रता की गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिससे लोगों में आक्रोश फैल गया है। घटना के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और उच्च अधिकारी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। पीड़ित पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की है।
बढ़ते आगे लखीमपुर खीरी के शारदा नगर स्थित प्रसिद्ध बालाजी मंदिर में जेठ महीने की 5वीं मंगलवार को आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर पहुंचे, जिससे मंदिर परिसर को लेकर बात करें तो बाहर तक करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गए। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी और मंदिर के पुजारी के मुताबिक सुबह 7 बजे तक करीब 30,000 श्रद्धालु दर्शन भी कर चुके थे। मंदिर प्रशासन और स्थानीय पुलिस के द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष इंतजाम किए गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगातार अनाउंसमेंट भी किए जा रहे हैं। साथ ही हर श्रद्धालु को दर्शन का अवसर मिल सके, इसके लिए लाइन को सुव्यवस्थित किया गया है। बालाजी के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो उठा। बढ़ते हैं आगे, हापुड़ में थाना पिलखुआ पुलिस और कुख्यात गैंगस्टर के बीच मुठभेड़ हो गई। जटपुरा चौराहे के पास हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर कैफ उर्फ चीनी को गोली लगी है। वहीं इसके बाद पुलिस ने उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, कारतूस और बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद की। गैंगस्टर कैफ पर लूट, हत्या के गंभीर आरोप भी लगे हैं, जो कि पहले से इसको लेकर मामले दर्ज है। फिलहाल घायल गैंगस्टर का इलाज कराया जा रहा है और पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है। इलाके में इस मुठभेड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई है। और बताइए कि मूसाझार थाना क्षेत्र के मनिकापुर कौर गांव से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि गांव के ही आधा दर्जन दबंग लाठी डंडों से लैस होकर रवि गुप्ता नाम के दुकानदार पर टूट पड़ते हैं। रवि के चीखने चिल्लाने के बावजूद किसी ग्रामीण ने उसकी मदद नहीं की। दबंगों ने तब तक उसकी पिटाई की जब तक वो बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया। दबंगों को लगा कि वह मर गया है और इसलिए वे मौके से भाग निकले। रवि गुप्ता के पिता और भाई खाद बीज की दुकान चलाते हैं। और बरेली के आंवला क्षेत्र स्थित ठाकुर द्वारा मंदिर में हुए मूर्ति चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और इस मामले में पुलिस ने 2 अभियुक्तों राजेश और सूफी मर्दान हसन को गिरफ्तार किया है। इन दोनों ने मंदिर से चोरी की गई देवी देवताओं की कुल 6 पीली धातु की मूर्तियां आपस में बांट ली थी और उन्हें अलग अलग कबाड़ियों को बेचने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों के कब्जे से सभी मूर्तियां बरामद कर ली है और इस मामले में एसएसपी अनुराग आर्य ने पहले ही अभियुक्तों पर 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। गिरफ्तारी के बाद अब पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है। दिनांक 1 से 2025 को थाना आंवला अंतर्गत कस्बा आंवला के ठाकुर द्वारा मंदिर से 6 मूर्तियां चोरी हुई थी। इसमें तत्समय अभियोग पंजीकृत किया गया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में इसमें टीमों का गठन किया गया था, जिसमें एक टीम जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के अधीन अधिष्ठापित कैमरों से लगातार ट्रेसिंग कर रही थी तथा टेक्निकल सर्विलांस पर भी और मानवीय सूचना एकत्र करने पर भी इस पर कार्य हो रहा था। इन्हीं अभियानों के अंतर्गत एक सूचना डेवलप हुई कि जिस व्यक्ति द्वारा चोरी की गई है वह उसकी पहचान राजेश, जो कि संजय नगर बारादरी का रहने वाला है, के रूप में हुई है। उससे पूछताछ के आधार पर उसके निशानदेही पर 3 मूर्तियों को बरामद किया गया। साथ ही उसके द्वारा यह बताया गया कि शेष 3 मूर्तियां उसके द्वारा सूफी मर्दान, जो कि कबाड़ी की दुकान आंवला में करता है, उसको बेच दी गई हैं। उनको भी बरामद किया गया है। इस तरह चोरी की गई समस्त 6 मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है। दोनों महोबा के जैतपुर विकासखंड में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाल स्थिति के खिलाफ बुंदेलखंड किसान यूनियन के बैनर तले 1 दिवसीय जन आक्रोश पदयात्रा निकाली गई। इस पदयात्रा में शामिल ग्रामीणों ने विभागीय लापरवाही पर जमकर नारेबाजी की और मैंगो पर सख्त कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणों ने कुलपहाड़ नायब तहसीलदार को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपते हुए समस्याओं के समाधान की मांग की। संगठन पदाधिकारियों के मुताबिक थूरट, कोटरा और महेवा जैसे गांव में पिछले 15 दिनों से बिजली आपूर्ति बाधित है, जिससे पानी नहीं पहुंच पा रहा है। वहीं मांगरोल कला गांव में 2 ट्रांसफार्मर 10 दिनों से खराब पड़े हैं, जिन्हें अब तक बदला नहीं गया है। भीषण गर्मी से ग्रामीणों में बीमारियों और परेशानियों से डर का माहौल बना हुआ है। एक शायर ने कहा कि हम मेहनत कर इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे।
पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, ये जनता की बुनियादी जरूरतें हैं और जो इस जरूरतों पे खरा ना उतरे हम उनके खिलाफ आज सड़कों पर उतरे। बूंद बूंद पानी को बुंदेलखंड तरस रहा है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी, हर घर में नल होगा, नल में जल होगा, और न कहीं पे नल है न कहीं पे जल है। पहली बात स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, गरीबों को परेशान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य जल निगम से है और लाइट विभागों से है। लाइट विभाग में लाइट भी नहीं आती है तो स्मार्ट मीटर लगाते हैं, उनसे 500 महिलाओं से रुपया लेते हैं और चेकिंग वाले आते हैं तो भी अंदर जाके चेकिंग करते हैं। तो जब लाइट की समस्या सुनाते हैं कि लाइट नहीं आती है। कासगंज से खबर सामने आ रही है, जहां लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही है और ताजा मामला थाना सुनगढ़ी क्षेत्र के रारा गांव का बताया जा रहा है, जहां दो पक्षों में पुरानी रंजिश को लेकर जमकर पथराव और मारपीट और फायरिंग या हिंसक झड़प में कई लोग घायल हुए। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। और कानपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने नौबस्ता थाने में तैनात दरोगा अभिनव चौधरी को घूस लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। दरोगा पर आरोप है कि उसने एक नामजद व्यक्ति का नाम केस से हटाने के एवज में 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से की थी, जिसके बाद टीम सक्रिय हो गई। योजना के तहत युवक को नोट दिए गए जिन पर फिनोप्थिलीन पाउडर लगाया गया था। जैसे युवक ने कानपुर के श्रीराम चौक पर दरोगा को पैसे दिए, टीम ने तुरंत छापा मारकर दरोगा अभिनव चौधरी को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद उसे पूछताछ के लिए ले जाया गया और मामले की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट मिलते ही पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दरोगा को निलंबित कर दिया। और ये पहला मामला नहीं है जब दरोगा अभिनव चौधरी विवादों में घिरे हों। इससे पहले भी वो गैंगस्टर गोपाल सचान की पत्नी से नजदीकी के चलते सुर्खियों में रहे और इस घटना ने पुलिस विभाग की छवि को एक बार फिर से कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। आम जनता अब कठोर कार्रवाई की मांग कर रही है। और कानपुर के बिलौर में शिवराजपुर टोल प्लाजा पर सोमवार शाम भारतीय किसान यूनियन के कुछ कार्यकर्ताओं और टोल कर्मियों के बीच टोल टैक्स न देने को लेकर जमकर मारपीट हो गई और इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पहली बार नहीं है जब टोल प्लाजा पर ऐसी घटनाएं सामने आई है। किसान यूनियन की लगभग 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां सुबह 9 से 10 बजे के बीच टोल प्लाजा से बिना टोल टैक्स दिए ही गुजरी थी। टोल प्रबंधक विपिन कौशिक के मुताबिक तब कर्मचारियों ने उन्हें बिना टोल के गुजरने की अनुमति दी थी, लेकिन शाम को जब वे वापस आए तो उन्होंने गेट नंबर 14 पर अपने वाहन लगा दिए और निकाले जाने तक टोल कर्मचारियों से गाली गलौज भी की। इसके बाद दोनों पक्षों में विवाद बढ़ गया और मारपीट शुरू हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस टोल प्लाजा पर पहले भी ऐसे विवाद और अभद्रता के मामले होते रहे, जहां कर्मचारियों के अतिरिक्त रोल के आसपास अराजक तत्व भी होते हैं। कुछ दिन पहले भी एक जनप्रतिनिधि और ट्रक चालक से विवाद का मामला सामने आया था। थाना प्रभारी अमान सिंह ने बताया कि अभी तक किसी पक्ष से कोई तहरीर नहीं मिली है। वायरल वीडियो की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़।